हेलो फ्रेंड्स, फिर से आज हम हाजिर हो गए हैं आपके लिए CUET 2022 की तैयारी के लिए वीडियो लेकर। इतिहास का भाग 3 का आज हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का भाग 3 आज आपके सामने लेकर आ गए हैं। चलिए आज के महत्वपूर्ण भाग का पहला प्रश्न देखा जाए। चलिए पहला प्रश्न देखिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में राज्यों, साम्राज्यों तथा राजा रजवाड़ों की नींव पड़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यानी कि 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व से पहले क्या था, ज्यादातर कबीले थे। कबीलों को में राजनीतिक परिवर्तन होके क्या है, राजा, राज्यों, साम्राज्यों, राजाओं के क्या है, राजनीति, ये नए पद बने और क्या है, कबीलों से क्या है, राज्य बनना शुरू हो गए। राज्य से क्या है, साम्राज्यों का निर्माण हुआ। तो ये जो परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन, इसके पीछे मुख्य कारण हमको देखने हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, कृषि उपज को संगठित करने के लिए नए तरीकों का चलन। दूसरा है लोहे का व्यापक उपयोग या प्रयोग। तीसरा है विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव। तो बताइए, पहला ऑप्शन देखिए केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, चौथा ऑप्शन है 1 और 2 और 3 सही। तो सही आंसर क्या है इसका, 1, 2, 3, यानी कि तीनों सही है। हुआ क्या है कि ज्यादातर जो सभ्यताएं या जिस समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से क्या है, ज्यादातर लोग नदियों के किनारे रहते थे। तो उस समय क्या है, कृषि उपज क्या है, संगठित होने लगी थी। संगठित का मतलब है कि व्यापक तौर पे खेती होने लगी थी और क्या है, अनाजों का क्या है, इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। नए बीजों का क्या है, संकलन करना शुरू कर दिया था। और खेती में क्या है, नए इनोवेशन होने लगे थे, नवाचार होने लगे थे। उससे क्या है, उत्पादन की मात्रा बढ़ गई थी। इससे क्या है कि जो शिकार प्रवृत्ति थी, शिकार पर जो निर्भरता थी इंसान की, उस समय वो कम से कम हुई। और क्या है, लोग क्या है, संगठित हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ। ठीक है, दूसरा, उस समय क्या है, लोहे का क्या है, व्यापक प्रयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, लोहे का क्या है, व्यापक प्रयोग शुरू होना हो गया था। इसलिए क्या है, नए हथियारों और क्या है, उपकरणों का भी निर्माण प्रारंभ हो गया। दूसरा क्या, विभिन्न संस्कृतियों का भी क्या है, प्रभाव पड़ा। भारत का इतिहास जब देखेंगे तो क्या है, सैकड़ों संस्कृतियों, सैकड़ों कल्चर्स का, सैकड़ों रिलीजन्स का क्या है, आगमन हुआ है किसमें, भारत में। चाहे संक हो, चाहे हूण हो, या फिर उसके बाद में चाहे टर्किश हो, चाहे आपके मुस्लिम आक्रामक हो, इन सबों का क्या आगमन हुआ है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से भी क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा। वो संगठित संस्कृतियां आई। तो यहाँ की संस्कृतियों ने भी क्या है, संगठित होना प्रारंभ कर दिया। उससे क्या हुआ, जो कबीला ही परंपरा थी वो समाप्त होकर क्या है, राज्यों में परिवर्तित। तो राज्य से साम्राज्य बनने लगे और क्या है, राजा और रजवाड़ों का क्या है, निर्माण प्रारंभ हो गया। तो तीनों ही कारण क्या है, सही है। तीनों ही कारण क्या सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो महाजनपद की जो परंपरा थी, जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, उसके संदर्भ में हमको क्या देखना है, विचार करने क्या है, 2 बिंदु दिए गए, उनके विचार करना है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपदों के नाम से 16 राज्यों का क्या है, उल्लेख किया गया है। कितने, 16 राज्यों का उल्लेख किया गया। पहला, दूसरा ये है, गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो दोनों में है, इसमें कौन सा सही है। पहला ऑप्शन देखिए केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 व 2, तीसरा ना तो 1 ना ही 2। तो बताइए, पहला देखिए, बौद्ध व जैन ग्रंथों में जो लिखे गए हैं उनमें क्या है, 16 महाजनपदों का क्या है, जिक्र किया गया है। जिसमें से आपके कौन से सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, मगध हुआ। ठीक है, उसके बाद में आपका वज्जी हुआ, कौशल हुआ, कुरु हुआ, पांचाल हुआ, गांधार हुआ, अवंती हुआ। ऐसे क्या थे, 16 क्या थे, महाजनपद थे। ठीक है, उनका क्या उल्लेख कहाँ किया गया है, जैन व बौद्ध ग्रंथों में उनका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। और सर्वाधिक प्रसिद्ध उस समय कौन सा था, मगध। कौन सा था, मगध महाजनपद उस समय क्या था, सर्वाधिक प्रसिद्ध महाजनपद था। ठीक है, अब यहां दिया गया दूसरा, गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। नहीं, ऐसा नहीं है। जो महाजनपद दिए हैं उनमें से ज्यादातर में क्या है कि एक राजा का शासन होता था, लेकिन गण व संघ है, इसका उल्लेख जैन और बौद्ध दोनों में किया गया। लेकिन यहाँ क्या था, ओगली चार की था, यानी कि समूह का शासन था। किसका था, समूह का शासन था। किसका था, समूह का शासन था। ठीक है, किसका शासन था, समूह का, जिसमें 4 या 5 लोग रहते थे, वो समूह बना के शासन करते थे। और इस समूह में प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहा जाता था, राजा। क्या कहा जाता था, राजा। यानी कि ये गलत है, केवल एक राजा का शासन नहीं था। किसका था, गण और संघ में किसका था, समूह का शासन था। और प्रत्येक को समान सत्ता या समान शक्ति प्राप्त थी। तो केवल एक ही सही है। क्या है, केवल एक ही
सही है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध लेखकों ने मगध महाजनपद की महत्ता या प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या बताया है? जो मगध महाजनपद था, तत्कालीन 16 महाजनपदों में से जो मगध महाजनपद था वो बहुत प्रसिद्ध था, उसकी महत्ता या प्रसिद्धि का कारण क्या बताया? किसमें? बौद्ध लेखों ने या बौद्ध ग्रंथों में प्रसिद्धि का कारण क्या बताया? ठीक है, तो पहला देखिए आर्थिक खुशहाली, दूसरा देखिए शासकों की नीतियां, ठीक है, तीसरा देखिए लोहे की खदानें, चौथा देखिए उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है शासकों की नीतियां। जो बौद्ध लेखक है उन्होंने क्या बताया उसकी प्रसिद्धि का कारण? जो शासक हुए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, ये सब जो शासक हुए इनकी क्या बेहतरीन नीतियां थी नागरिकों के प्रति, समाज को संगठित रखने के लिए, धर्म के प्रति। तो इससे क्या है उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, किसको? मगध साम्राज्य के और यहाँ के शासकों को। ये प्रमुख कारण माना इन्होंने। लेकिन अब आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मुख्य तथ्य देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि 6ठी और 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। एक, इस क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। मगध हम देखेंगे तो बिहार और आपका ये पूर्वी यूपी और थोड़ा सा झारखंड का इलाका देखेंगे तो ये क्या था, उस समय मगध के शासन में मुख्यतः शामिल था। वैसे तो मगध का साम्राज्य पूरे दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, मुख्यतः ये था। तो यहाँ क्या है, ये नदी थी कौन सी? मुख्य नदी कौन सी थी? गंगा थी। गंगा नदी की सहायक नदी भी इसके आसपास होने के कारण यहाँ क्या है, खेती बहुत अच्छी थी होती थी। और दूसरा यहाँ खास उपज होती थी। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी। जो झारखंड का इलाका है वर्तमान समय में वो भी मगध साम्राज्य का हिस्सा था। वहां क्या थी, लोहे की खदानें थी। इससे क्या है, उपकरण, कृषि उपकरण बनाए गए और क्या है, हथियार बनाए गए। इससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली हो सका राज्य मगध साम्राज्य। ठीक है, दूसरा जंगली क्षेत्रों से हाथी उपलब्ध भी थे, जिससे क्या हुआ, सेना को क्या हुआ, मजबूती प्राप्त हुई, सेना क्या हुई, संगठित हुई और भी शक्तिशाली हुई। ठीक है, और अंतिम क्या है, गंगा तथा इसकी उपनदियों के आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। जो गंगा और वो ये थी उससे क्या होता था, आवागमन यहाँ क्या है, सस्ता था, सुलभ था, व्यापार करना आसान था क्योंकि आवागमन हो सकता था गंगा के द्वारा। ठीक है, इसीलिए क्या है, मगध प्रमुख रूप से शक्तिशाली बना और प्रसिद्धि को प्राप्त भी किया। लेकिन नोट, बौद्ध लेखकों ने इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या बताया, इसके विभिन्न शासकों की नीतियों को ही माना है। किसको माना है, जो शासक हुए उनकी नीतियां, जो समाज को लेकर, प्रजा को लेकर, जनता को लेकर नीतियां बनाई गई, उनको लेकर उसने क्या माना है, इसकी प्रसिद्धि का क्या है, महत्वपूर्ण कारण माना है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध महाजनपद की प्रारंभिक देखनी है। ठीक है, महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा राजगाह है, तीसरा पटना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए सही आंसर क्या है? राजगाह है। क्या है? राजगाह है। आपको पाटलिपुत्र याद आ रहा होगा? नहीं, पाटलिपुत्र से पहली राजधानी कौन सी थी? राजगाह है, जिसको आजकल क्या कहते हैं, राजगीर। क्या कहते हैं, वर्तमान नाम क्या है इसका? राजगीर। क्या है नाम, क्या है वर्तमान नाम, क्या है? राजगीर। किसका? राजगाह है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए फैक्ट ऐसे हैं, पहले प्रारंभ में राजगाह है आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम। जो राजगीर शहर है वर्तमान में, उसका पहले नाम क्या था? राजगाह है। मगध की राजधानी थी। इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजगाह है मतलब राजाओं का घर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? राजाओं का घर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कब हुआ ये परिवर्तन? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। मगध की राजधानी कब बनी? पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना। जो बिहार की क्या है इस समय, क्या है? राजधानी। उसको क्या बनाया गया? पाटलिपुत्र को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। किसकी? मगध महाजनपद की। चलिए आया समझ में? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? जो अशोक के अभिलेख लिखे गए, अभिलेख माने जो पत्थर वगैरह, पत्रों पे या आप मान सकते हैं धातु या मिट्टी के बर्तन पे क्या है, लेख लिखे जाते थे, ताकि उसमें क्या है, किसी राजा का इतिहास लिखा जाता था, उसके वंशावली लिखी जाती थी, उसको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक है, और जो पत्थरों पे लिखे जाएंगे, बड़ी बड़ी शिलाओं पे लिखे जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? शिलालेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलालेख भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो उसको क्या कहते हैं? शिलाओं पे या पत्थरों पे लिखे जाए उसको क्या कहते हैं? शिलालेख। और अभिलेख में क्या है? धातु भी आ जाती है, छोटे पत्थर भी आ जाते हैं, और क्या आ जाता है? मिट्टी के बर्तन भी। तो अशोक, जो सम्राट अशोक थे, किसके? मौर्य समाज के, मौर्य वंश के जो शासक थे,
मौर्य वंश के जो शासक थे अशोक, उसके अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? पहला ब्राह्मी भाषा, दूसरा प्राकृत भाषा, तीसरा संस्कृत भाषा, चौथा हिंदी भाषा। तो सही आंसर क्या है, सही उत्तर क्या है? प्राकृत भाषा। किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा। लिपि कौन सी थी? लिपि थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी भाषा नहीं है, क्या है? लिपि है, ये ध्यान रखना है। यानी कि भाषा तो कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा, किसके? अशोक के अभिलेखों की। और लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किसमें? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जबकि पश्चिम उत्तर में से मिले अभिलेख अराइमेक तथा यूनानी भाषा में हैं। जो पश्चिम मतलब अफगानिस्तान इधर के इलाके में जो आपको अभिलेख मिले हैं उसमें कौन सी है? अराइमेक प्लस यूनानी भाषा में वो मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा कि पश्चिमी इलाके में जो अभिलेख मिले हैं अशोक के वो किस भाषा में है। ठीक है, किसमें? अराइमेक और यूनानी भाषा में। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि? लिपि कौन सी है? लिपि कौन सी है? कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है? उसकी लिपि है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है, कौन सी है? देवनागरी लिपि। ये लिपि अलग होती है, भाषा अलग चीज है ना। दोनों में अंतर रखना है, दोनों में अंतर आपको पता रखना है। ठीक है, लिपि और भाषा में। ठीक है, प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिम उत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि, जो खुरच खुरच के लिखा जाए, ऐसे पत्थरों को ऐसे निशान कर करके लिखा जाए, उसको खरोष्ठी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, वही होती है। तो ये क्या है? जो पश्चिम में पाए गए उसमें खरोष्ठी लिपि थी। अराइमेक व यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आया समझ में? किस भाषा में लिखा गया अशोक के अधिकांश अभिलेख? प्राकृतिक भाषा में। और लिपि कौन सी थी? कौन सी थी? आपकी ब्राह्मी लिपि। और जो पश्चिमोत्तर में पाए गए जो अफगानिस्तान का इलाका, उसमें कौन से? अराइमेक और कौन सी? यूनानी भाषा। और लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न देखिए। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किस शासक के समय में भारत में आया था? ये आपको बताना है, फैक्चुअल प्रश्न है। ठीक है, सीधा पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको सीधा फैक्ट याद रखना है। जो यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, वो किस शासक के समय में भारत में आया था? पहला सम्राट अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा बिंदुसार, चौथा दशरथ मौर्य। सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके समय में आया था मेगस्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? चलिए पहला ऑप्शन देखिए मनु, दूसरा ऑप्शन देखिए कौटिल्य, तीसरा देखिए अशोक, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसने की है? कौटिल्य ने। किसने की है? कौटिल्य ने। ये कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री। कौन था? प्रधानमंत्री। मनु ने किसकी की है? मनु स्मृति की। किसकी की है? मनु स्मृति की क्या की है? रचना की है। ठीक है, और जो कौटिल्य ने किसकी की है? अर्थशास्त्र को। कौटिल्य को और क्या कहते हैं? उपनाम क्या है? चाणक्य। ठीक है, क्या कहते हैं? चाणक्य। और कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8वें नंबर का प्रश्न देखिए। सम्राट अशोक ने धम्म यानी बौद्ध धर्म का जो परंपराएं क्या उसके जो मूल्य है, विचार है, उनको क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। उनको प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? यानी कि ऐसा कौन सा पद था जो केवल धम्म का प्रचार करता था? किसमें? मगध साम्राज्य में, अशोक के समय में, समकालीन समय में क्या है? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के विचारों मूल्यों को फैलाने के लिए क्या है? एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है धम्म महामात, दूसरा ऑप्शन है अगान सूत्र, तीसरा ऑप्शन है धर्म प्रचारक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? धम्म महामात। धम्म महामात। और अगान सूत्र क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है, बौद्ध ग्रंथ है। इंपोर्टेंट क्या है? धम्म महामात क्या था? एक अधिकारी था जिसका काम क्या था? धम्म का प्रचार करना। और किसने किया था? इस अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? सम्राट अशोक ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
मौर्य साम्राज्य के निम्न में से कौन सा शहर राजनीतिक केंद्र में था। ठीक है, मौर्य समाज में जो साम्राज्य था उसमें क्या है कि पाटलिपुत्र तो राजधानी थी ही, उसके अलावा क्या है, 4 और क्या थे, राजनीतिक केंद्र थे। उसके अलावा मजबूत क्या थे, केंद्र थे, शहर थे। वो आपको बताने कौन कौन से थे। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है उज्जैनी, तीसरा ऑप्शन है उज्जैनी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्या है आंसर सही, उपरोक्त सभी। ये क्या है, तीनों क्या थे उस समय प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनके अलावा 2 और बच गए हैं, इनके अलावा 2 और बच गए हैं, वो भी आपको देखने हैं। चलिए देखिए कौन कौन से थे 2, तोसली और क्या कौन से थे, सवर्णगिरी। तो कौन कौन से हो गए, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तक्षशिला उस समय विश्वविद्यालय था। ठीक है, तीसरा उज्जैनी और चौथा तोसली और पांचवा सवर्णगिरी। ठीक है, आया समझे। इन सब का उल्लेख, इन पांचों जो राजनीतिक केंद्र है उस समय के, उनका उल्लेख कहाँ किया गया, अशोक के अभिलेखों में किया गया। जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए उनमें इनका क्या है, जिक्र किया गया है। ठीक है, आज का अंतिम सवाल देखते हैं, इस सीरीज का अंतिम सवाल है ये। मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मौर्य काल है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, उनको आपको देखना है ये सही है या गलत है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है। ठीक है, सवर्णगिरी आंध्र में स्थित सोने की एक खदान थी। ठीक है, तो बताइए सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन देखिए केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन केवल 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और वह दोनों सही है। चौथा ऑप्शन न तो 1 और न ही 2। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है, सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, दोनों सही है। जो तक्षशिला और उज्जैनी क्या है, ये व्यापार मार्ग में है, क्या थे मगध से आपके पाटलिपुत्र से अफगान के रूट के तरफ, ईरान इराक होते हुए मध्य एशिया की तरफ का रूट था, व्यापार मार्ग था, जिसको पुराना सिल्क रूट भी कह सकते हैं, है ना। उसमें क्या है, इसके बीच में ही आते थे, जिससे क्या है आवागमन आसान हो और दूसरा माल का क्या है सुरक्षा भी हो सके, इसलिए क्या है मध्य मार्ग में थे। ये बात सत्य है। और दूसरा कथन क्या है, सवर्णगिरी क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित एक सोने की खान थी। ठीक है, आया समझ में। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, अपने साथियों के पास शेयर कीजिए जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए यहाँ बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, लाइव क्लासेज हैं, फ्री प्रोवाइडेड हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी के हैं, एक्सपर्ट जो विशेषज्ञों आपकी क्लास ले रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इस चैनल को शेयर कीजिए। और एक आध दिन में आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत ही गुड न्यूज़ रहेगी आपकी सीयूईटी के एग्जाम के लिए। तो 1-2 दिन में अपडेट वो आपके सामने हम कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।